नमस्कार दोस्तों। कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास के हम क्वेश्चन देख रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में 1995 और 1996 के क्वेश्चन को देखा था। आज इस वीडियो में हम 1997 और 1998 2 साल के क्वेश्चन को देखेंगे, और जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास, जैसा कि आपको पता है, इसको देख रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे, फिर आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे, और बाकी सेगमेंट को भी देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन है, सूची एक को आपको सूची दो से मिलाना है। देखिए, एशियंट हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पे बेस होते हैं। बाकी हिस्ट्री का पोर्शन दोस्तों ऑन एवरेज आपका फैक्चुअल क्वेश्चन का होता है। तो आपको देखना है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो यहाँ पे गुप्त वंश दे रखा है, चंदेल, चालुक्य, पल्लवी। आपको वंश के बारे में जानकारी दे रखी है, और इनके स्थान यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। कि गुप्त वंश का जो स्थान है वे कहाँ पर थे? देवगढ़। तो ए का 4 यहाँ पे है। और जो चंदेल वंश है वे कहाँ से थे? खजुराहो। तो बी का 3। तो आपको देखना है कि बी का 3 किस किस ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे कि बी यहाँ पर है और बी 3 यहाँ पर है। तो ये कट सकता है और ये भी कट सकता है। बी और डी कट गया आपका। ए और सी में से आपका आंसर है। तो देखिए, यहाँ पे ए का 4 आपको देखना है। तो ए का 4 किस में? देखिए, ए आपका यहाँ रहा 4, और देखिए ये वाला तो कट चुका। तो ए आंसर आपका राइट हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुप्त का देवगढ़ है, चंदेल खजुराहो है, और चालुक्य वाले जो चालुक्य वंश है उनका है बादामी, और पल्लव का है पनमले। ये क्वेश्चन आपने देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इन पर बढ़िया पोलिस है, ये अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ठीक है, अशोक के प्रस्तर के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, और इसमें 3 सही है, एक हमें गलत को फाइंड आउट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वह ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो ध्यान में रखना है, जो अशोक के प्रस्तर है ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में कह दे रखा है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो आपका ये आंसर क्या है? गलत है। जबकि इन पर बढ़िया पोलिस है, या अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार, ये आपके राइट है। ये आपका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं और बाईं ओर लिखी जाती थी? कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारत में जो एक लिपि थी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट भी है, और इसका जो राइट आंसर है वो खरोष्टी लिपि है। ये खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। आप ये भी ध्यान में रखना है, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। नचिकेता और यम है, उनके बीच जो संवाद है, जब एशियंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह कठोपनिषद उपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद दिया गया है। उसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और उससे एक या दो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और जो आपकी सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता से एग्जामिनर हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछता है। तो आपको उनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और एक विजयनगर साम्राज्य है, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो आप देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन हर साल, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, तो एक या दो क्वेश्चन हर साल इनसे पूछ रहा है एग्जाम।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? ये बहुत ही ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ए, तानसेन। मिलिंद पन्नो कौन थे? मिलिंद पन्नो कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। ये इंडो ग्रीक राजा राजा थे और राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य है मिलिंद पन्नो में दोस्तों संवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना है कि अशोक का व्यक्तिगत नाम इन किस में मिलता है। ठीक है, किस में उल्लेख है? कालसी में, रुक्मिणीदेही में, विशिष्ट कलिंग राज्य देश में या मस्की में? तो उसका राइट आंसर है डी, मस्की। देखिए, कालसी, रुक्मिणीदेही, विशिष्ट कलिंग राज्य देश और मस्की। और मस्की के अलावा भी जो आपके एक अभिलेख है गुर्जरा, नेतुर, इनमें भी उनका नाम मिलता है। तो उसका राइट आंसर मस्की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो ये देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट चुका था। तो बोधिसत्व, अलोकेतेश्वरी और किस नाम से जाने जाते हैं? तो पदम पाणी। तो उसका राइट आंसर है पदम पाणी। पदम पाणी को कमल धारण करते हुए दिखाया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है पदम पाणी के रूप में ही इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उनको रूपक रूपक वे कहलाते थे। तो उसका राइट आंसर है रूपक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। हमें बताना है जो वराह मिहिर है, विशाखा दत्त है, शूद्रक, बिल्हन, तो उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? देखिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर आपको एक दो भी इनमें से पता हो, मृच्छकटिकम जैसे बहुत प्रसिद्ध है, और देवी चंद्रगुप्तम ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ये रचना किसने की है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मृच्छकटिकम पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये शूद्रक की रचना है। तो सी का टू आप एक बार होल्ड करके रखिए। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की रचना है। देखिए इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि यह पुस्तक किसने रची और इसके लेखक कौन है। और ये भी पूछता है कि किस दरबार में कौन सा महत्वपूर्ण कवि था, कौन सा साहित्यकार था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये बार बार पूछता है। आप पिछले साल के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप यही पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने देखा है, देखिए शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है, विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है, और वराहमिहिर ने वृहत संहिता लिखी है। ठीक है, और बिलहन जो एक कवि है उन्होंने क्या लिखी है? विक्रम देवचरित। ठीक है, आप देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पकड़ना है, देखिए शूद्रक मृच्छकटिकम। सबसे पहले हम सी का टू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा हम इसको बार बार पढ़ते हैं, शूद्रक मृच्छकटिकम। तो सी का आप टू देखिए यहाँ पर। देखिए सी का टू आप देखेंगे, सी यहाँ पर है, सी का टू काय में केवल बी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर देखिए ऑटोमेटिक निकल के आया है। जरूर नहीं आपको सारे पता हो, लेकिन कम से कम एक या दो, एटलीस्ट वन या टू आपको तो पता होना चाहिए। शूद्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हम पढ़ते भी हैं, और कई बार ये मृच्छकटिकम का पूछा भी गया है। मृच्छकटिकम और आपको देवी चंद्रगुप्तम को आपको दो तो याद रखने ही चाहिए ये वाले। और आपको वराहमिहिर की वृहत संहिता भी पता होना चाहिए, बेशक आपको विक्रम देवचरित ना पता हो। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? देखिए व्यापारी का निगम, अगर आप इसमें पढ़ेंगे चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। देखिए अष्टदिग्गज तो यह था ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो मणिग्राम है। मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों का प्रभावशाली गिल्ड था, श्रेणी थी, निगम था। तो किसके समय ये एक्टिव थे? चालुक्यों के समय।
इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुलिकेशन प्रथम बादामी शिलालेख तक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ये संघ संवत है, आप ध्यान रखना है, संघ संवत है। और संघ संवत कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में माना जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और विक्रम संवत कब से माना जाता है? 58 ईसा पूर्व। तो ये 58 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है। और यदि हमें क्या करना है, यदि हमें विक्रम संवत से पुलिकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख बदलना चाहते हैं, देखिए यदि हमें क्या करना है, हमें विक्रम संवत, देखिए विक्रम संवत से पुलिकेशन प्रथम का बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखिए 465 तो हमें ये रखना होगा सबसे पहले, तो 465 ये दे रखा है। ठीक है ना। और 78 और 58 ये और जोड़ देना है इसमें, 78 और 58 जब आप इनको जोड़ दोगे तो 601 लगभग आएगा। 8 8 16 5 21, तो 601। तो उसका राइट आंसर होगा 601 विक्रम संवत। आपने देखा है कि पुलिकेशन प्रथम बादामी शिलालेख तक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है तो होगा 601। 465 तो ये वाला, और 78 और 58 आपको ये ऐड कर देना, तो 601 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि? देखिए आपको बताना है कि बहुत सारे लोग हमारे भारत में आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जैसे यूनानी कुषाण और शक में से इन्होंने कई ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया था, जबकि बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया। तो उसके क्या कारण था? बहुत ही कंसेप्ट पे आधारित ये सवाल है। देखिए पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। अगला पढ़ते हैं, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। अगला, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। डी, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंचना आसान था। देखिए अगर आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए लास्ट वाला जब पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंचना अधिक आसान था, देखिए ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, नहीं ये भी नहीं है। देखिए उस समय बौद्ध धर्म को तो प्रभुत्व आप ये भी मानेंगे। और सी, ए और सी में से अगर आप देखेंगे तो उस समय जाति प्रथा से विभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। तो ए और सी में से आप जोन सा आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन लग रहा है वो सी है। देखिए जो उस टाइम जाति प्रथा थी तो यूनानी कुषाण शक नहीं चाहते थे वे जाति प्रथा में बटे, तो इसलिए वे हिंदू धर्म की ओर आकर्षित न होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो उसका राइट आंसर है सी। सी उसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है। देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, और उसमें आप देखेंगे जब आप ये 14 शिलालेखों को पढ़ते हैं तो इसमें पाते हैं संगम राज्य के विषय में हमें कौन सा शिलालेख बताते हैं। तो उसका राइट आंसर है सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। संगम राज्य कौन से? चोल चेर पांड्य। तो आपको ध्यान में रखना है, चोल चेर पांड्य संगम राज्य थे। और ये हमें किस शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है? दूसरा और 13वें शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित करना है। देखिए ये आपके यहाँ पे पुस्तक का नाम दे रखा है और यहाँ पे है राइटर। मृच्छकटिकम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में 1997 में पूछा गया था, ये मृच्छकटिकम कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको मृच्छकटिकम तो आपको याद होना ही चाहिए। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना थी? ये हमने देखा है, मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक, शूद्रक की ये रचना ही थी। तो पहले का आपका फर्स्ट शूद्रक, ये आसानी से आपका
आंसर निकल जाएगा अगर आपको इतना भी पता है ये किसकी थी, तो शूद्रक की थी। और हम देखते हैं, देखिए वैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ ये बहुत ही कॉमन आपके पुस्तक के नाम दे रखे हैं, और ये बार बार हम पढ़ते भी हैं इन्हें। ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कभी ढूंढना पड़ता है। तो सीधे सीधे आपको जो स्टैंडर्ड बुक होती है या इस एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं, तो सीधे सीधे वहाँ लिखा है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस आपकी विशाखा दत्त की रचना है। तो वहाँ पे सीधा सीधा लिखा है। और हर्ष चरित के रचयिता बाणभट्ट है, तो बिल्कुल सीधा है, सीधा ये वहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। और ये बिल्कुल मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, बुद्रचरित वैश्वबंधु की रचना है, और आपकी मुद्रा रास्तक विशाखादत्त की रचना है, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो ये देखिए, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, मुद्रा रास्तक विशाखादत्त, हर्षचरित बाणभट्ट, और बुद्रचरित जो है वो है अश्वघोष। तो आपको ध्यान में रखना है बुद्रचरित किसकी रचना है, अश्वघोष की। तो 1, 3 और 4 तो आपका राइट आंसर है। हमने जल्दीबाजी में बुद्ध चरित्र को पढ़ा और वशुबंध टिक कर दिया, वशुबंध नहीं है यहाँ पे, अश्वघोष है। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, ये लिखे अश्वघोष ने, माफ करना है यहाँ पे। तो 1, 3 और 4 ये आपके राइट है, और जबकि जो दूसरी वाली है बुद्ध चरित्र ये किसकी रचना है, वो है अश्वघोष की। देखते हैं 1, 3 और 4 किस में ठीक है। ये 1, 3, 4 यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, तो आपका बी बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है, तो आपको बताना है। देखिए, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। ये आप इनको अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए। आप चार जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़िए कि आने का क्रम क्या। आप सिंधु घाटी सभ्यता से उठाइए, आप पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय संस्कृति थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण थी। तो सबसे पहले नगर संस्कृति हमारे यहाँ पर रही है, तो कब हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपका फोर्थ आएगा, तो सबसे पहले आप फोर्थ को देखें कि फोर्थ किस स्टेटमेंट में है। सबसे पहले देखें, ए में तो नहीं है, बी में नहीं है, देखिए सी और डी में 4 4 है। तो आपको इसको होल्ड रखना है। देखिए सेकंड पे थर्ड अपना आप ऑटोमेटिक ही आएगा, यानी कि आपको थर्ड को भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लोहे का हल, लोहे के साक्ष्य कहाँ पे मिले थे, वैदिक काल में। तो 4 और 3 उत्तर वैदिक काल में मिले थे, ऋग्वैदिक काल में लोहे के हल नहीं मिले थे। तो आपको ध्यान में वैदिक काल, तो आपको मोटे तौर पे पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, नगर संस्कृति, ये वैदिक काल हो गया। तो 4 और 3 तो आपको पता चल गया। देखिए 4 और 3 दोनों में आपको देखना है कि 1 और 2 में से सबसे पहले क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। सोने के सिक्के अगर आप बात करेंगे तो मौर्योत्तर युग में, मौर्योत्तर युग की बात है दोस्तों। तो ध्यान में रखना कि मौर्य सबसे बाद में आए हैं। और चांदी के जो सिक्के हैं वे बुद्ध के टाइम में ही चलने स्टार्ट हो गए थे, है ना। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले को लेंगे, इसके बाद लोहे के हल के बाद सेकंड वाला, 4 3 2, और लास्ट में आ जाएंगे सोने के सिक्के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नगर संस्कृति सबसे पहले, फिर लोहे के हल है, और फिर आहत मुद्रा है, और सोने के सिक्के हैं। तो आपने देखा है कि 35 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36वां जो क्वेश्चन है आपका, 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस वीडियो में हम 2 साल के क्वेश्चन को देख रहे हैं, 1997 और 1998। इससे पहले हमने 2 साल के देख लिए हैं, 1996 और 97। आने वाली वीडियो में 99 और 2000। ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे 2 2 साल के क्वेश्चन को लेकर। तो आप अगला क्वेश्चन है ये देखते हैं। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन है, दूसरे को आर कहा गया है, कारण मतलब रीजन। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनना है हमें। तो कथन ए है और कारण आर है। तो पढ़ते हैं, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो देखिए अशोक का नाम किस लिए गिना जाता है इतिहास में, क्योंकि ये सामाजिक समरसता इनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। तो आपने देखा है कि यह तो बिल्कुल
बात सही होगी, उन्होंने सामाजिक समरसता पर अधिक महत्व दिया है। तो ए इसका राइट, ए तो आपका ठीक है। रीजन को देखते हैं। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। देखिए, जो आपका आर है, ने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। देखिए, धर्म संवर्धन का तो उन्होंने प्रचार किया ही था, है ना। तो ये जो आर वाला है, ये इसकी व्याख्या तो ठीक से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों को प्रसार किया। उन्होंने धर्म संवर्धन ही, धर्म का भी संवर्धन किया, प्रोत्साहन किया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये भी आपका ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण इनका ये सही नहीं है। हम देखेंगे, ये दोनों सही हैं, ए और आर सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं कर पा रहा है। तो उसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये कुछ स्थान दे रखे हैं, जैसे लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ठीक है, और सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये भी आपका सही है। तो दो का, आपका जो सेकंड वाला है, ये एकदम ठीक है। तो सबसे पहले आप दो का, दो देखें, दो किस में है, वन और टू। वन और टू देखें, वन टू किस में है। तो वन टू आपका एक तो ए में है, और वन टू आपका सी और डी में है, तो आपको बी तो निकाल दीजिए। और राजगीर जो है दोस्तों, वो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, तो ये आपका गलत है ना। राजगीर में ये नहीं है अशोक का सिंह स्तंभ। नालंदा का है बौद्ध अधिगम का महान पीठ, नालंदा विश्वविद्यालय आपने देखा ही है, तो इसका ये तो ठीक है। तो फोर का बौद्ध अधिगम महान पीठ, तो वन टू और फोर, वन टू और फोर ये आपके ठीक है। राइट आंसर है सी, वन टू फोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय बिलोकों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताना है कि भारतीय अभिलेखों में से किसमें एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो अशोक के बारे में कथन दे रखा है, एनसीईआरटी में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे दिया हुआ है। तो सोहगोरा ताम्रपत्र, अशोक का रुक्मिणीदय स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रका मेहरौली स्तंभशिला लेख। तो इसका राइट आंसर है सहोगोरा। सहोगोरा ताम्रपत्र में ही देश में अगर संकट काल आ गया तो खाद्यान्न को हमें सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। तो राइट आंसर है ए, सहागोरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना की गई थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने जैसे आपको बताया है, जैन धर्म बौद्ध धर्म ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, और एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखो, 1998 में अष्टांग जो मार्ग है, ये पूछा गया, जो किससे संबंधित है, अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग किसका है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का ये अंग है। तो राइट आंसर है डी। देखिए, 1998 में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 97 और 98 में। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, जिसमें 1999 और 2000 के क्वेश्चन को फुल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।